मेनली हमारा जो आज के लेक्चर का फोकस रहेगा वो एल्गोरिथम पे रहेगा कंप्लीटली, है ना। हमें ये इसके अंदर लेक्चर के अंदर हमें ये जानना है कि एक्चुअली एल्गोरिथम होती क्या है, क्यों लिखते हैं एल्गोरिथम, एंड किस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, इसके तरीके क्या क्या हो सकते हैं, एल्गोरिथम को डिफाइन करने के मेथड्स क्या हो सकते हैं, है ना। तो दीज ऑल थिंग्स वी हैव टू डिस्कस इन आवर टुडेज सेशन. सो वी विल बी स्टार्ट नाउ. Okay, in very first slide there will be introduction. First we talk about the problem. What is a problem? है ना. Any kind of we can say something like we have to go somewhere, we have to do something, है ना, we have to think something. All these things are included in category of problems. हमें कुछ भी करना हो, चाहे कोई भी काम करना हो, even हमें खाना खाना हो, that will be also a task, or we can say we have to know about the process of eating food, है ना. वो भी एक, अगर किसी को खाना खाना नहीं आता तो उसके लिए वो एक प्रॉब्लम है ना. आपको आता है देन देर इज नो प्रॉब्लम, दैट इज ओनली ए टास्क फॉर यू. बट अगर आपको नहीं आता है देन दैट विल बी द प्रॉब्लम, चाहे वो किसी भी टाइप का टास्क हो, किसी भी टाइप का वर्क हो, है ना. तो whenever we face any kind of problem, then we have to find some solutions for that particular problem to solve. डेटा स्ट्रक्चर के अंदर भी हम यही करने वाले हैं, ठीक है. जो भी आपके टास्क होंगे, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी, उसको सोल्व करने के यहाँ पे 2 फेजेस होंगे. प्रॉब्लम मीन्स वी कैन से, इसके अंदर क्या प्रॉब्लम होगी कि भाई आपका कोई भी क्लाइंट आपके पास आएगा अपनी प्रॉब्लम लेके, भाई मेरे को ये वाली एप्लीकेशन इस टाइप से चाहिए. दैट विल बी द प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है. तो इस प्रॉब्लम को मेनली 2 फेजेस के अंदर सोल्व किया जाता है. These 2 phases are, first one is the problem solving and second one is the implementation phase. ठीक है. तो सबसे पहले तो हमें उसका डिजाइन बनाना पड़ेगा. एक्चुअली हम ये जो एप्लीकेशन बनवाना चाह रहा है, ये जो सॉफ्टवेयर बनवाना चाह रहा है, उसको बनाएंगे कैसे, what is the requirement for it and what is the process for it, which kind of module we have to include, and what is the sequence we have to follow for these all things to prepare a final application, है ना. तो सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम से पहले हम एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम ले लेते हैं, जिससे कि हम बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे. जस्ट एक जनरल सी प्रॉब्लम ले लेते हैं. जस्ट मान लो कि हमें किसी फ्रेंड से नोट्स लेने हैं, है ना. बट आप बोलोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम बोल देंगे कि भाई नोट्स दे दे, है ना. बट वी हैव टू फॉलो ए पर्टिकुलर प्रोसेस. ओके, देन फर्स्ट यू हैव टू गेट नंबर ऑफ दैट फ्रेंड, ठीक है, कॉन्टेक्ट नंबर या फिर एड्रेस, अगर आप जाकर लाना चाहते हो तो दोनों में से एक चीज आपको रिक्वायर्ड है. देन यू हैव टू कॉन्टेक्ट हिम एंड रिक्वेस्ट फॉर नोट्स. ओके, चाहे वो आप कॉल पे करो, चाहे आप घर जाके करो, यू हैव टू रिक्वेस्ट कि भाई मुझे आपके नोट्स इतने टाइम के लिए चाहिए, है ना. देन ही गिव्स टू यू, और कांट से ही गिव्स टू यू, वो ये भी कह सकता है भाई मैं अभी इसको स्टडी कर रहा हूं, मैं आपको अभी नहीं दे सकता. देयर विल बी both situations. If else आपने सी लैंग्वेज में पढ़ा होगा, that will be the situation.
ऐसा हो भी सकता है कि आपको नोट्स मिले, ऐसा नहीं भी हो सकता कि आपको नोट्स मिले। ठीक है, देन द प्रोसेस इज टर्मिनेट। आपके पास आंसर आ गया कि आपको नोट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो किसी भी एनी टास्क, जो भी कोई आपको टास्क, जो भी कोई आपको वर्क दिया जाए, उसको अगर आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन उसका आप अगर फाइंड कर लेते हो, देन दैट विल बी द एल्गोरिथम। चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम हो, नॉट इवन द प्रॉब्लम ऑफ रिलेटेड टू कंप्यूटर, है ना। हम कोडिंग, केवल कोडिंग की बात नहीं कर रहे हैं। रियल वर्ल्ड में जो भी प्रॉब्लम आपके सामने हो, फर्स्ट यू हैव टू solve this problem in your mind in step by step fashion. Then you have to follow that particular plan to implement this solution. ठीक है, मान लो कहीं नई जगह जाना है जहां पे आप पहले कभी नहीं गए हो, आप कुछ भी नहीं जानते हो, देन आपको थोड़ा बहुत सोचने की जरूरत होती है कि मैं सबसे पहले कौन सी बस पकड़ूंगा या कौन सी मेट्रो पकड़ूंगा या कौन सी ट्रेन, जो भी आपका कन्वेंस रहेगा, और फिर मैं कहाँ पे कौन से स्टॉप पे उतरूंगा, वहां से मैं किस एड्रेस पे जाऊंगा। ऑल थिंग्स यू हैव टू प्रिपेयर प्रीवियसली। इससे क्या होगा, आपको डेस्टिनेशन पे पहुंचने में आसानी होगी। मैं ये नहीं कहता कि एग्जैक्टली आपके पास प्लान आ जाएगा, नहीं। एग्जैक्टली हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर चुके होते हैं, उसके बाद भी बहुत सारी बग्स होती हैं जो हमें निकालनी होती है। तो कभी भी सॉफ्टवेयर्स जो है कंप्यूटर्स के अंदर, वो कभी भी कंप्लीट नहीं होते हैं। कुछ ना कुछ नया उसके अंदर लाइफ टाइम ऐड होता ही रहता है। बट अगर आप प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन लिखते हो किसी चीज के लिए, देन यू हैव टू ए वे टू इम्प्लीमेंट इन ए इजियर वे, इन ए इजी फैशन, है ना। तो ये पहले जरूरी होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे 2 फेजेज है, प्रॉब्लम सॉल्विंग फेज एंड इम्प्लीमेंटेशन फेज। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग फेज के अंदर हम क्या लिखते हैं, एल्गो लिखते हैं। किसी भी प्रॉब्लम के लिए हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन लिखते हैं कि हम इस प्रॉब्लम को सबसे पहले ये वैल्यूज हम इनपुट लेंगे, उसके बाद ये मेथड्स लगाएंगे, उसके बाद ये लूप, ये कंडीशन, जो भी आपको यूज करना होता है, दैट विल बी इम्प्लीमेंटेड इन ए स्टेप बाय स्टेप फैशन। एक चीज का ध्यान रखना, कभी भी एल्गोरिथम प्रोग्रामिंग डिपेंडेंट नहीं होती है। ठीक है, हमें सी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग या सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग एल्गो नहीं लिखनी है। ठीक है, एल्गो इज फ्री फ्रॉम एवरी प्लेटफॉर्म। आपने अगर एल्गोरिथम लिख दी तो उसको आप किसी भी लैंग्वेज में इंप्लीमेंट कर सकते हो। दैट विल बी द सेकेंड स्टेज। इम्प्लीमेंटेशन फेज में हम क्या करते हैं, कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करते हैं और उस एल्गोरिथम को प्रोग्रामिंग कोड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। सिंपल सा, है ना, बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है। सबसे पहले प्रॉब्लम्स के स्टेप्स लिखो, देन यू हैव टू इंप्लीमेंट इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्टेप्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, it means which kind of steps we have to include in our problem solving, and which kind of things we have to concentrate when we need to write a step by step solution, or we can say an algorithm for a problem solving. So there will be two things. One is the pseudocode and another is the algorithm, or we can say one third thing is also in, we can include, that will be flow chart, जो कि आप already C language के अंदर learn कर चुके हो, है ना। फ्लो चार्ट आप ऑलरेडी सी लैंग्वेज के अंदर फ्लो चार्ट्स आपने बनाए हैं, सो वी डोंट हैव time again to discuss about flowchart, but I can define this. The flowchart is just a graphical representation of solution of any problem.
जिस प्रकार एल्गोरिथम आपका स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन है, उसी प्रकार फ्लो चार्ट जो आपका ग्राफिकल सॉल्यूशन है। ओके, बाकी दोनों में सिमिलरिटी है, दोनों सेम है, देयर इज नो डिफरेंसेस। इसमें खाली थ्योरेटिकली स्टेप्स लिखते हैं, उसमें हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, है ना, बट स्टेप्स आर सेम। देयर आर सम डिफरेंस बिटवीन स्यूडो कोड एंड एल्गोरिथम। Pseudocode is just a artificial code that is made by human. We can say it is purely written in English and it is purely user friendly. यहाँ पे हम कोई भी टेक्निकल टर्म यूज नहीं करने वाले, जस्ट राइट इन सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज, दैट विल बी द pseudo code. एल्गोरिथम में तो हमें कुछ टेक्निकल थिंग्स यूज करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? देखो, एल्गोरिथम का मतलब है कि स्टेप्स ठीक वैसे ही होने चाहिए जैसे आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंप्लीमेंट करते हो। दैट इज द लिमिटेशन ऑफ एल्गोरिथम राइटिंग, बट देयर इज नो लिमिटेशन इन स्यूडो कोड। यू कैन राइट एज वेल एज यू आर कंफर्ट। ठीक है, स्यूडो कोड आप कैसे भी राइट कर सकते हो। दैट इज developed by some of programmers for our initial planning or for initial practice. That is a very simple code. We have understand this with example also in upcoming slides. Pseudocode and algorithm both are differentiate in this slide with an example. So you can read this example very carefully. What is the example? I read once because of we implement in that example in both pseudocode and algorithm. So the example is write an algorithm to determine a student's final grade. You have to need represent students फाइनल ग्रेड, यानी आपको फाइनल मार्कशीट की जो मार्क्स है वो रिप्रेजेंट करने, इंडिकेट वेदर इट इज पासिंग और फेलिंग, यानी अकॉर्डिंग टू ग्रेड वो पास हो रहा है या फेल हो रहा है. आई नो यू कैन डेवलप a program on this particular problem in C language. You are able to develop, but we need to learn about pseudocode and algorithm first. Then the program implementation is very easy after writing the algorithm. अगर आप किसी भी प्रॉब्लम के लिए एक बार एल्गोरिथम लिख लेते हो ना, तो उसके बाद प्रोग्राम लिखना बहुत इजी है, वेरी सिंपल. So the final grade is calculated as the average of 4 marks. ठीक है, यहाँ पे 4 सब्जेक्ट्स हमें लेने, चारों सब्जेक्ट्स का जो एवरेज होगा that will be the final grade. So first the pseudocode, we talk about pseudocode. We have to write in very simple language, input a set of 4 marks. ठीक है, that will be purely English statement, not here not use any technical terms. ठीक है, second one is calculate their average by summing and dividing by 4, है ना, सबको जोड़ के सबको ऐड करके और 4 से डिवाइड करना है हमें, ये लिखा है हमने. that will be the very simple statement. उसके बाद if average is below 50 then print fail, otherwise pass. That is the pseudocode. But in algorithm there will be some differences, because of here we use some technical terms like input and M1, M2, M3 and M4. These are some kind of variable names, है ना. हमें जब हम प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करेंगे तो चारों सब्जेक्ट्स के लिए 4 वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे. वी हैव टू नीड, then we have to include in algorithm also.
in variable form. So what is the difference between both? Here we write input a set of 4 marks, and here we write input M1, M2, M3 and M4. That will be the difference. It is the general language and it is the technical language. Then second one is the we have to find grade, and what is the mathematical formula to find a grade? M1 plus M2 plus M3 plus M4 divided by 4. Okay. And we will assign it to grade. You can put here the equal mark. I forget to put it here. You can put here the assignment operator. Okay. If grade less than 50, then print fail, else print pass. तो ये स्टेटमेंट जो है वो आपके सेम है बिकॉज ऑफ दीज आर नेचुरल लैंग्वेज स्टेटमेंट्स. ठीक है. देयर इज नो यूज ऑफ टेक्निकल लैंग्वेज. बट जो ये स्टेटमेंट है, इफ एवरेज इज बिलो 50, इट मस्ट बी राइट इन टेक्निकल टर्म्स. आपने सी लैंग्वेज में इफ एल्स यूज किया होगा. So we have to use this pseudocode. There will be some explanation about pseudocode, why we use pseudocode and what is the importance of pseudocode in our computer engineering. I already talked about that. The pseudocode is artificial and information language that is not a technical language, or that is not a natural language. Because of it is very close to natural language, and we can say it is a informal language because of it provides some kind of information to implement, or we can develop a solution to for a problem. It just provide information because of it just define a process in natural language. That's why we can move here to here, or we can follow the sequence from here to here. Then there will be the next statement that define that operating principle. Operating principle means we can say the computer program, or we can say the algorithm. If we write pseudocode previously, then we can convert it in algorithm easily. And when we write the algorithm, we can convert it in programming code easily. It will be the sequence, है ना. तो सूडो कोड लिखने का मेनली जो रीजन है वो ये है कि आप एल्गोरिथम सूडो कोड लिखने के बाद इजीली डेवलप कर सकते है ना. डायरेक्टली एल्गोरिथम जब ऐसे तो हम डायरेक्टली प्रोग्राम भी डेवलप करते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम. बट व्हेन वी सोल्व सम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, then we can't develop directly the code. Even we have faced more problems to develop algorithm also. That's why the pseudocode is important, है ना. तो जब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं तो pseudocode हमें एक इजी वे प्रोवाइड करवाता है. Then next point defines there the intended for human reading rather than machine reading. That is the
importance of that is the characteristics of pseudocode. It is only human readable, not machine readable. ओके और ये सूडो कोड जो है वो प्योरली ह्यूमन रीडेबल होता है ना. देयर विल बी नो मशीन इंटरेक्शन और मशीन रीडिंग थिंग्स. ओके और जैसे कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया दैट विल बी द ह्यूमन फ्रेंडली एनवायरनमेंट provided by pseudocode because of it is too easy in reading and easy in writing because of using natural language. That will be the English. Then we talk about particularly algorithm. है ना. मेनली हमें डेटा स्ट्रक्चर के अंदर इसकी जरूरत है. Pseudocode हमने डिस्कस किया because of that is need of algorithm. But the need of data structure is the algorithm. है ना. हमें यहाँ पे algorithm पे फोकस करना. Pseudocode is our pre-required knowledge. So what is the algorithm? We already told you that algorithm is a step-by-step solution from for any problem to solve. That will be anything like recipe or process or method or technique or procedure or routine, any kind of similar things. Many real life examples are also included here like cooking, origami, and directions. If we need to cooking something, then we have to follow some kind of recipe, some kind of steps to prepare that dish. है ना. Even जैसे कि आपको मान लो चाय बनानी या कॉफी बनानी, you have to prepare tea or coffee, then you have to follow some kind of steps like on the burner and boil the water and then drop some tea leaves or coffee powder and then you have to get some milk and then sugar. That will be the steps. है ना. ये कुछ स्टेप्स हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है ना. और पर्टिकुलर स्टेप्स को फॉलो करोगे तभी आपको एक अच्छा सॉल्यूशन मिलेगा. Origami is just a paper folding art. That will be also a particular process to make some kind of arts using paper. And directions, if you need to direct someone or you have to need to instruct something to do something or do some work, then you have to instruct them in step-by-step fashion also. For example, मान लो आपको दिल्ली से जयपुर जाना है, then you have to follow some kind of steps. सबसे पहले आपको ये चूज करना है कि आप किस कन्वेंस से जाओगे. पर्सनल व्हीकल से जाओगे, फ्लाइट से जाओगे, ट्रेन से जाओगे, बस से जाओगे. What will be the conveyance you have to use? Then what will be the route? What will be the mid breaks? कहाँ बीच में रुकने वाले हो, है ना. तो this kind of some we can say planning or we can say step-by-step solution we have to need to solve any problem. Or these step-by-step processes or step-by-step solutions are known as algorithms. These are all that things we already discussed about this. The algorithm is a step-by-step procedure we all discussed previously, and
सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ओके एग्जीक्यूटेड इन सर्टेन ऑर्डर, है ना भाई। प्रोग्राम मेनली हम एक प्रोग्राम की बात करें तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोग्राम? प्रोग्राम इज जस्ट ए ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस. So algorithm is also just a set of instruction. जब एक प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हो सकता है तो एल्गोरिथम भी ऑब्वियसली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ही है, बिकॉज ऑफ एल्गोरिथम से ही प्रोग्राम बना हुआ. तो एल्गोरिथम इज ऑल्सो ए सेट ऑफ instructions that follow some kind of step-by-step solutions, or we can say one by one instruction execution. और ऐसा हम क्यों करते हैं? To solve a particular problem, or we can say we need some desired output. Okay, so that is also we have already discussed. You can develop a general algorithm and then you can implement it in any programming language. There are some data structure points of view, some kind of important categories of algorithms. There are included in this slide. In data structure, there we talk about more and more these 5 kind of algorithms for different data structures, just like search, sort, insert, update, and delete. All these algorithms we have to implement for stack, and then for queue, and then for linked list, then for tree and graph. है ना? तो हम बार बार इन एल्गोरिथम्स की चर्चा करने वाले. तो ये कुछ डेटा स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट कैटेगरी जो एल्गोरिथम की है वो है ना. यू ऑल नो अबाउट द टर्म सर्च and sort, insert, update, and delete. Because of we already discussed in previous lecture in basic data structure operations. Okay, notation of algorithm. So there will be some kind of problem and we have to write some kind of solution in step-by-step fashion. Then we have to give that solution in coding format to computer in a program format, and then we will give some input to that particular program and get the output. So you can understand the role of algorithm using this particular diagram. प्रॉब्लम और कोडिंग के बीच में आपका एल्गोरिथम वर्क कर रहा है. अगर आपने अच्छी एल्गोरिथम लिखी है देन यू हैव टू इजीली इंप्लीमेंट दैट इन कोडिंग. कोई प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आएगी. We can take an example of sorting. There the input sequence of n numbers are a1 a2 to an, and we need some output like b1 b2 to bn. There b1 is less than b2 and b2 is less than from b3 and b3 is less than b4. We have to follow that sequence. Okay, we can say we need data in ascending order. So the same graphic हम यहाँ पे यूज करें. प्रॉब्लम हमने दी, प्रॉब्लम विल बी सॉर्ट द डेटा, है ना. डेटा को सॉर्ट करवाना हमारी प्रॉब्लम रहेगी एंड उसके लिए हमने एक एल्गोरिथम राइट की. अब देयर विल बी मैनी काइंड ऑफ एल्गोरिथम्स लाइक सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, रेडिक्स सॉर्ट, बबल सॉर्ट, है ना. दीज काइंड ऑफ एल्गोरिथम यू कैन यूज, है ना. किसी भी टाइप के मेथड को आप एज ए एल्गोरिथम यूज कर सकते हो. सभी के सभी क्या काम करेंगे? डेटा को सॉर्ट करने का ही काम करेंगे. सो एनी वन फ्रॉम
these sorting methods we have to apply in form of algorithm. Then we need to code and gives to computer, and the computer gets some input like 5, 3, 2, 8 and 3, and give us the output in form of 2, 3, 3, 5, 8. Okay, so that will be the power of algorithm. Characteristics of an algorithm. What kind of characteristics we have to follow to develop an algorithm, because of there are some circumstances, or we can constraints are available to develop an algorithm. We can't develop an algorithm according to our understanding, or we can say in according to our requirements. Some kind of things we have to keep in mind according to programming concepts, or we can say logical concepts. And so the first point is unambiguous, or we can say definiteness. The algorithm must be unambiguous. There will be no ambiguity. ठीक है? यानी each and every step must define clearly. There will no ambiguity in between steps or kind of things. ठीक है? मल्टी जैसे कि डबल मीनिंग्स या मल्टी मीनिंग्स जो आपके स्टेटमेंट्स है वो नहीं होने चाहिए. देयर विल बी क्लियर और यूनिक थिंग्स यू हैव टू यूज, है ना? क्योंकि जब कुछ कई बार स्टेटमेंट्स के एक से ज़्यादा मीनिंग्स जब निकलते हैं, तो जब उसका कोडिंग करने वाला होता है एल्गोरिथम को, तो दैट विल बी कंफ्यूज्ड. Input, your algorithm must have some input that will be 0 or that will be more than 0, है ना? जरूरी नहीं कि हर एल्गोरिथम के अंदर इनपुट हो ही. कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी भी होती हैं, देयर विल बी नो इनपुट, that will be work on just signal or some kind of power supplies also. And output necessary है, ये ध्यान रखना. There will be must output your algorithm, at least one. एक से ज्यादा भी हो सकता है, but at least one output is required. Finiteness, there are finite steps, है ना? हम infinite steps के algorithm नहीं बना सकते. Steps must be finite. Effectiveness, we can say your method is more effective because of we can say if you need to go Jaipur to Delhi, then you can take route from Jaipur to Delhi direct expressway, or that will be I think that via Alwar, that will be the convenient highway for Jaipur to Delhi. But you can also reach Delhi from here to Agra, and then you have to go Agra Delhi expressway. So there will be many paths or multiple solutions we have to use for particular problem, but your solution must be effective, है ना? ये नहीं कि आप लॉन्ग सॉल्यूशन या जो प्रोसेस आप 5 स्टेप्स के अंदर फिनिश कर सकते हो, उसके लिए आप 10 या 15 स्टेप्स लिख रहे हो. दैट विल नॉट एन इफेक्टिव अप्रोच. फिजिबिलिटी, इट मीन्स वी कैन से कि आपको एल्गोरिथम लिखते टाइम ये भी ध्यान रखना है कि आपके पास रिसोर्सेज कितने अवेलेबल है ना? जो रिसोर्सेज है उसके अकॉर्डिंग ही आप सॉल्यूशन लिखें,
है ना, आप कुछ ऐसा सॉल्यूशन लिख दो जिस जो रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल ही नहीं है, देन दैट एल्गोरिथम इज वेस्टेज ऑफ टाइम, because of you need to purchase that particular resources, or you have to spend some money for that, then you uh, need to implement and you get solution. Next one is independent. तो अगर जो भी स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस हम यूज करते हैं विच शुड बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम एनी टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म। ऐसे नहीं कि आप एल्गोरिथम जो लिख रहे हो पर्टिकुलर किसी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट एल्गोरिथम लिख रहे हो, जैसे कि भाई मैंने मान लो आपने ये कहा कि भाई मैं तो एल्गोरिथम लिखूंगा वो केवल सी लैंग्वेज के अंदर ही इंप्लीमेंट कर सकते हैं ना, तो दैट इज नॉट ए इफेक्टिव राइटिंग फॉर एल्गोरिथम्स। Okay, so these are some characteristics we have to follow when we writing the algorithm. How to write an algorithm? देखो वैसे तो there is no particular standard for writing an algorithm. अभी तक ऐसा कोई स्टैंडर्ड डिफाइन नहीं किया गया कि एल्गोरिथम को इसी प्रकार से राइट किया जाना चाहिए, but we care about these some kind of characteristics, and we care about some kind of technical terms, then we will write the algorithm with these all points very easily, है ना। there will never we have need to know about programming code, because of हमें प्रोग्रामिंग डिपेंडेंट एल्गोरिथम राइट ही नहीं करनी है। अगर आप प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने लग जाओगे तो एल्गोरिथम लिखने में प्रॉब्लम आएगी। ओके, और if we talk about some kind of loops or some kind of flow controls, these are also we have to include in our algorithm writing। ठीक है, जो भी देखो लूप का कॉन्सेप्ट हमेशा सेम रहता है, चाहे आप किसी लैंग्वेज में यूज करो, वो रिपीट ही करेगा। कंडीशंस जो है वो आपको हमेशा ब्रांचेज ही प्रोवाइड करवाएगी, है ना। तो ये चीजें सिमिलर रहती है, हो सकता है सिंटेक्स अलग हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं, बट लॉजिक विल बी सेम इन एवरी लैंग्वेज। So you need to use in your algorithm these kind of things like loops and flow controls. And then we can say if a algorithm you have to write, then you care about this, the steps are in particular sequence, or we can say in executable format। है ना, ऐसा नहीं कि आप जो सीक्वेंस है स्टेप्स की वो पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन सीक्वेंस के अंदर ना हो, है ना, वो एक पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन सीक्वेंस में होना चाहिए, और दैट मस्ट प्रोवाइड अ सॉल्यूशन फॉर दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम जिसके लिए आपने डिजाइन किया। तो केवल इन चीजों का ध्यान रखना है, उसके बाद आप कैसे भी एल्गोरिथम लिखो, एल्गोरिथम विल बी राइट, क्योंकि अभी तक कोई स्टैंडर्ड इसका है नहीं कि आपको ऐसे ही एल्गोरिथम्स लिखनी, है ना। तो क्या क्या करना है मेनली आपको, किसी भी एल्गोरिथम पे डिपेंड नहीं, किसी भी प्रोग्रामिंग पे डिपेंड नहीं रखना है, आपको लूप्स और फ्लो कंट्रोल टाइप की कंडीशंस को यूज करना है, आपके एल्गोरिथम के स्टेप्स जो है वो उसी सीक्वेंस में होने चाहिए जिस सीक्वेंस में वो एग्जीक्यूट होना है। ठीक है, और लास्ट वन इज एल्गोरिथम जो आपकी मेनली जो आप डिजाइन कर रहे हो वो आपको उस प्रॉब्लम के लिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाए, बस। एग्जांपल्स, there will be some examples like design an algorithm to add two numbers and display the result. So there will be
an easy algorithm we can write in a step by step fashion. देखो यहाँ पे कुछ phases होती हैं algorithm की. क्या क्या phases है? First, you care about start. सबसे पहले आपको start करना है. Then आपको declare करना है. Then आपको कुछ define करना है या input करना है. Read means input. Then you can write something, or then you have to stop. So in first step we need to start. Then second step, जो भी variables आपको चाहिए उन variables को declare करो. So declare 3 integer a b c. 2 नंबर को ऐड करना है तो 2 तो हमें वैल्यू स्टोर करवानी है और तीसरा रिजल्ट स्टोर करवाना. सो देयर विल बी 3 वेरिएबल्स, है ना. डिक्लेयर 3 वेरिएबल्स, 3 इंटीजर वेरिएबल्स ए बी सी. एंड देन नेक्स्ट वन इज द डिफाइन वैल्यू ऑफ ए एंड बी. हमने इनपुट किया है, ए और बी के वैल्यूज हमने इनपुट ले ली. फॉर एग्जाम्पल ए विल बी 5 एंड बी विल बी 10. एंड देन नेक्स्ट वन इज द एड वैल्यूज ऑफ ए एंड बी. ए और बी के हम वैल्यूज ऐड करेंगे एंड देन स्टोर इन सी. 4 स्टेप के अंदर जो भी रिजल्ट है वो सी के अंदर हम स्टोर करेंगे. देन प्रिंट द सी एंड देन द स्टोर. वी कैन राइट दिस एल्गोरिथम इन some less steps also. There no need of 7 steps. First और last steps are fixed. Start and stop आपके हर एक एल्गोरिथम के अंदर फिक्स रहेंगे, है ना. So you can there is no need of this statement because of particular declaration is not necessary in algorithm. You can directly read the value of a and b. Okay, आपको a और b की वैल्यू रीड करनी है एंड देन यू कैन मर्ज बोथ दीज स्टेटमेंट्स. यू कैन राइट c इक्वल टू a प्लस b, है ना. दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट कैन रिप्लेस दीज बोथ स्टेटमेंट. ये एल्गोरिथम भी आपकी सही है बट दैट इज नॉट एफिशिएंट क्योंकि यहाँ पे स्टेप्स ज्यादा है. जब हम कम स्टेप्स में लिख सकते हैं इसको, देन यू हैव टू गो विद मिनिमम स्टेप्स. ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने स्टेप्स को मिनिमाइज कर दिया. स्टार्ट आपको रखना ही. हाँ बस लेट मी फिनिश, दैट इज द नेक्स्ट स्लाइड. बस एक स्लाइड और है. तो हम ए और बी को रीड करेंगे, दोनों को ऐड करके सी में स्टोर करेंगे और सी को डिस्प्ले करेंगे और लास्ट आपका फिक्स स्टेटमेंट रहना ही है. दैट विल बी द लास्ट. वी हैव मल्टीपल सॉल्यूशंस फॉर सॉल्व ए प्रॉब्लम, है ना. किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के हमारे पास हमेशा एक से ज्यादा तरीके होते हैं. देयर विल बी मल्टीपल सॉल्यूशंस but we need to choose a best solution. And what kind of parameters we need to apply for choose a best solution. ठीक है, जैसे इन दोनों में आपने देखा दोनों ही सॉल्यूशन है बट दोनों में से बेस्ट कौन है ये हम कैसे चूज करेंगे. ठीक है, तो ये चीज हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले. दैट विल बी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. ठीक है, तो हम हर एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन, जब मल्टीपल सॉल्यूशन हमारे पास होते हैं, हमें एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन चूज करना होता है. उसके लिए हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डेटा स्ट्रक्चर के अंदर कैलकुलेट करते हैं. जिसकी मिनिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी, that will be the right solution. And we will discuss in next lecture. Okay.